नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय कुश्ती महासंघ ने मंगलवार को फैसला किया कि वो अपने निलंबन को रद्द करने के लिए खेल मंत्रालय से बातचीत करेगा। साथ ही कहा कि वो सरकार के साथ टकराव नहीं चाहता है और बातचीत विफल होने पर ही कानूनी विकल्प तलाशे जाएंगे। WFI ने पहले कहा था कि वो सस्पेंशन रद्द कराने के लिए न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाएगा, लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग में उसने अपना विचार बदल दिया, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष संजय सिंह ने की और 12 अन्य निर्वाचित सदस्यों ने भाग लिया। महासचिव प्रेमचंद लोचल और वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र कादियान बैठक में शामिल नहीं हुए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और DGP गौरव यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी खालिस्तानी समर्थक और सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू ने दी है। पन्नू ने गणतंत्र दिवस के मौके पर हमला करने की बात कही है। पन्नू ने गैंगस्टरों से कहा कि वो मान को गणतंत्र दिवस पर लुधियाना में तिरंगा फहराने की अनुमति न दें। पन्नू ने एक वीडियो संदेश में धमकी दी है, जहां उसने प्रधानमंत्री मोदी को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में बिना सुरक्षा कवर के भाग लेने की चुनौती दी है। आतंकी पन्नू ने अपने वीडियो संदेश में कहा, मैं मोदी को चुनौती देता हूं, आप अपनी सुरक्षा के बिना दिल्ली आएं। अगर आप लोकप्रिय नेता हैं तो गणतंत्र दिवस पर बिना सुरक्षा के दिल्ली आएं। SFJ खालिस्तानी झंडा फहराएगा और शहीद निज्जर की हत्या का बदला लेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 22 जनवरी को अयोध्या में हो रही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बताया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा, RSS और BJP ने 22 जनवरी के कार्यक्रम को पूरी तरह राजनीतिक नरेंद्र मोदी कार्यक्रम बना दिया है। यह RSS और BJP का कार्यक्रम बन गया है और मुझे लगता है कि इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वो इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। बता दें, मंगलवार को राहुल गांधी की यात्रा का तीसरा दिन है। मणिपुर से शुरू हुई ये यात्रा नागालैंड में प्रवेश कर चुकी है। राहुल गांधी ने कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, यहाँ तक कि हिंदू धर्म के बड़े बड़े गुरुओं ने भी ये सार्वजनिक तौर पर कहा है कि उन्हें लगता है कि 22 जनवरी का कार्यक्रम एक राजनीतिक कार्यक्रम है। इस वजह से हमारे लिए भी एक राजनीतिक कार्यक्रम में जाना मुश्किल है, जो सिर्फ मोदी और RSS के लिए आयोजित किया जा रहा है। बीजेपी द्वारा कांग्रेस और गांधी परिवार को हिंदू विरोधी कहने के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, जो व्यक्ति वास्तव में धर्म में विश्वास करता है वो उससे व्यक्तिगत संबंध रखता है, वो अपने जीवन में धर्म का उपयोग करता है। जो लोग धर्म को पब्लिक रिलेशन के साथ जोड़ते हैं वो इसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। मैं अपने धर्म का लाभ उठाने का प्रयास नहीं करता, मेरी कोई रुचि नहीं है। राहुल गांधी ने आगे कहा, मैं धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जीने का प्रयास करता हूँ, मैं लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ और उनका सम्मान करता हूँ। जब मुझसे कुछ कहा जाता है तो मैं अहंकार से जवाब नहीं देता हूँ, मैं उनकी बात सुनता हूँ, मैं नफरत नहीं फैलाता। मेरे लिए ये हिंदू धर्म है, मैं जीवन में इसका पालन करता हूँ, लेकिन मुझे शर्ट के ऊपर इसे पहनने की जरूरत नहीं है। जो लोग इस पर विश्वास नहीं करते उन्हें इसे अपनी शर्ट के ऊपर पहनने की जरूरत है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मणिपुर के नागरिक समाज संगठनों ने राहुल गांधी से मुलाकात की है और आगामी बजट सत्र में अपनी मांग रखने का आग्रह किया कि प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करें। पार्टी प्रवक्ता कन्हैया कुमार और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि विभिन्न संगठनों ने कहा है कि मणिपुर को संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह और मजबूत शासन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नागरिक समाज संगठनों ने राहुल जी से कहा कि कांग्रेस और वो संसद के बजट सत्र में मांग करें कि मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मणिपुर आएं। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक फोटो शेयर किया है। इसके साथ ही पार्टी ने लिखा है कि ऐसा करने के लिए साहस चाहिए। बता दें, कांग्रेस पार्टी का ये तंज PM मोदी पर माना जा रहा है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। कांग्रेस इस मुद्दे को अक्सर उठाती रहती है। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बताने पर BJP ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने राहुल गांधी पर तंज किया कि वो अपने लाला वर्ल्ड यानी अपनी अलग दुनिया में जीते हैं और सोचते हैं कि उनकी बातों की सच्चाई कोई नहीं समझेगा। चंद्रशेखर ने राहुल गांधी पर लगातार झूठ फैलाने का आरोप लगाया। राजीव चंद्रशेखर ने कहा, सच यही है कि राम मंदिर देश के करोड़ों लोगों के लिए एक अहम और भावनात्मक मुद्दा है, इसे राहुल गांधी के बयान का कोई मतलब नहीं है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने चीन को लेकर मोदी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने एक मीडिया चैनल से बातचीत में कहा कि मोदी क्यों डरते हैं चीन से, ये मैं जानता हूं। जब उनसे पूछा गया कि आप क्यों नहीं बताना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा क्योंकि उससे पार्टी का बड़ा नुकसान हो जाएगा। स्वामी ने कहा कि अगर बड़ा नुकसान नहीं होता तो मैं बता देता।
जिसके बाद लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि क्या इसी कारण लाल आंखें नहीं दिखा पा रहे हैं मोदी? क्या इसी कारण चीन की बस्तियां बस जाती हैं लेकिन सरकार लगभग मौन रहती है? क्या इसी कारण ना कोई आया था ना कोई आया है का नारा दिया जाता है? मीडिया रिपोर्ट आ रही है कि 22 जनवरी को पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मुख्य यजमान नहीं होंगे और उनकी जगह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा होंगे। वहीं मुख्य अर्चक लक्ष्मीकांत दीक्षित ने कहा है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्य यजमान की भूमिका में पीएम मोदी ही होंगे। पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के मुख्य अर्चक हैं। आज लक्ष्मीकांत दीक्षित काशी से अयोध्या पूजन संपन्न कराने के लिए रवाना हो गए हैं। हाल में ऐसी खबरें चलने लगी थी कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा होंगे। इसे लेकर कोलघर के पास मीडिया ने पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित से सवाल किया। उन्होंने मीडिया में चल रही खबरों का खंडन किया और बताया कि 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य आयोजन के मुख्य यजमान पीएम मोदी ही होंगे। राम मंदिर को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच एक चर्चा ने बीच में जगह बनाई कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद वाली जगह से 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। इसके लिए एक कथित गूगल मैप भी शेयर कर दावा किया गया। ऑल्ट न्यूज के मुताबिक मनीष जेठवानी ने एक गूगल मैप शेयर करते हुए बताया कि जहां बाबरी मस्जिद थी, मंदिर उससे 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। इसके बाद संजय राउत, दिग्विजय सिंह, विकास बंसल समेत असंख्य लोगों के ट्वीट सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ने लगे, जिसमें ये मान लिया गया कि राम मंदिर मस्जिद वाली जमीन से 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। तब ऑल्ट न्यूज ने इसके फैक्ट चेक करने का फैसला किया। अपनी जगह पर बन रहा राम मंदिर, ऑल्ट न्यूज के मुताबिक उसने शेयर किए गए गूगल मैप में बताई गई बाबरी मस्जिद वाली जगह को गूगल मैप पर खोजा तो पाया कि अयोध्या में उस लोकेशन पर सीताराम बिड़ला मंदिर है। फिर ऑल्ट न्यूज ने वायरल स्क्रीनशॉट की गूगल मैप से तुलना की। अब उस जूम किया गया तो वो स्ट्रक्चर राम सीता बिड़ला मंदिर का ही है, यानी उस लोकेशन पर मंदिर ही है, वहाँ बाबरी मस्जिद नहीं थी। सोशल मीडिया पर वायरल स्क्रीनशॉट में फ्रॉड करके बाबर मस्जिद लिखा गया था। दरअसल वो गलत मार्किंग की गई थी, वहां पर मंदिर ही है लेकिन उसे गलत मार्किंग करके बाबर मस्जिद लिखा गया। फिर मस्जिद के रिव्यू में बाबरी मस्जिद तस्वीर अपलोड कर दी गई। अब जो भी उस शेयर किए गए गूगल मैप पर जिसे छेड़छाड़ करके तैयार किया गया होगा पर विश्वास करेगा तो उसे राम मंदिर 3 किलोमीटर दूर बनता दिखेगा, लेकिन ये सच नहीं है। मुख्य पुजारी ने कहा कि 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान 16 जनवरी को अयोध्या में मंदिर परिसर में शुरू हो गए हैं। ये 21 जनवरी तक जारी रहेंगे। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जरूरी न्यूनतम अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि अनुष्ठान शुरू हो गया है और 22 जनवरी प्रतिष्ठा समारोह के दिन तक जारी रहेगा। 11 पुजारी सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हुए अनुष्ठान कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान ममता बनर्जी ने 22 जनवरी को सभी धर्मों के लोगों के साथ टीएमसी की सद्भाव रैली की घोषणा की है। सत्तारूढ़ टीएमसी के प्रमुख बनर्जी ने कहा कि वो कालीघाट मंदिर में देवी काली की पूजा करने के बाद दक्षिण कलकत्ता में हाजरा क्रॉसिंग से जुलूस शुरू करेंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसका किसी अन्य कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है। बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से राज्य के सभी जिलों में इसी तरह की रैलियां आयोजित करने को भी कहा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा या अभिषेक राजनेताओं का नहीं बल्कि पुजारियों का काम है। बता दें 22 जनवरी को ही उद्धव ठाकरे नासिक में गोदावरी घाट के तट पर महाआरती करेंगे और कालाराम मंदिर का दौरा करेंगे। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि उन्हें अयोध्या के राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा आयोजन का न्योता नहीं मिला है। शंकराचार्य ने कहा कि हमने किसी आमंत्रण को खारिज नहीं किया। सच बात तो यह है कि हमें अभी तक आमंत्रित ही नहीं किया गया, इसलिए हमारे ऊपर कोई ये आरोप नहीं लगा सकता है कि हमने आमंत्रण ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने राम जन्मभूमि की प्राप्ति के लिए जो हमारा कर्तव्य था उसका निर्वाह किया है और इस बात का हमें संतोष है। हमारे मन में ऐसी कोई आकांक्षा नहीं है कि हमें आमंत्रण मिले। सच तो यह है कि हमें अगर आमंत्रित करते तब भी हम वहां नहीं जाने वाले थे। हम इसलिए वहां नहीं जाते क्योंकि शंकराचार्य के सामने कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो शास्त्रों के अनुरूप ना हो। हमें ये सुनिश्चित करना होता है कि सब कुछ शास्त्रों के अनुसार हो। अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 16 जनवरी को सुंदरकांड का पाठ कराने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी की सरकार का कहना है कि हर महीने के पहले मंगलवार को शहर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा।
इसके बाद एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बिल्किस बानो के मसले पर इन लोगों ने चुप्पी बनाई रखी है, लेकिन अब अयोध्या के राम मंदिर के आयोजन को देखते हुए ये फैसला ले रहे हैं। ओवैसी ने एक्स पर लिखा, आरएसएस का छोटा रिचार्ज ने फैसला लिया है कि दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र में हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। ये फैसला 22 जनवरी के उद्घाटन की वजह से लिया गया है। आपको याद दिला दूं कि इन लोगों ने बिल्किस बानो के मसले पर चुप्पी बनाए रखी थी और कहा था कि वो सिर्फ शिक्षा और सेहत जैसे मसलों पर बात करना चाहते हैं। क्या सुंदरकांड पाठ शिक्षा है या सेहत है? असली बात तो यही है कि इन्हें इंसाफ से परहेज है। संघ के एजेंडे का पूरा साथ दे रहे हैं। हम बाबरी की बात भी ना करें, आप न्याय मोहब्बत फलाना का बाजा बजाते रहो और साथ में हिंदुत्व को मजबूत करते रहो। वाह। कांग्रेस पार्टी ने पूर्व सीएम वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी वाईएस शर्मिला को आंध्र प्रदेश इकाई का अध्यक्ष बना दिया है। वाईएस शर्मिला करीब 2 सप्ताह पहले ही कांग्रेस में शामिल हुई थी। वो आंध्र प्रदेश के मौजूदा सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी है। इसके अनुसार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तत्काल प्रभाव से वाईएस शर्मिला को आंध्र प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया है। आप नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने मंगलवार को कहा कि इंडिया ब्लॉक चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में जीत हासिल करेगा और ये जीत 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव भाजपा और इंडिया ब्लॉक के बीच पहला बड़ा मुकाबला होगा। ये 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए माहौल तैयार करेगा। बता दें, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया ब्लॉक के मेंबर हैं और दोनों ने केंद्र शासित प्रदेश में 18 जनवरी को होने वाले मेयर चुनाव के लिए गठबंधन किया है। ये साथ में लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित कथित वजूखानों को साफ करने की अनुमति दे दी है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार करते हुए आदेश दिया है। मुस्लिम पक्ष ने भी इस याचिका का कोई विरोध नहीं किया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि साफ सफाई का काम वाराणसी के डीएम की देखरेख में किया जाए। हिंदू पक्ष ने अपनी याचिका में अदालत से कहा था कि पिछले कई महीनों से सील होने के कारण इस कथित वजूखाने से दुर्गंध आ रही है। अदालत को बताया गया है कि इस टैंक में रहने वाली मछलियों के मरने और पानी के खराब होने के कारण ऐसा हो रहा है, इसलिए इस टैंक की साफ सफाई बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दिसंबर में हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में कोर्ट की निगरानी में सर्वे कराने की मांग स्वीकार कर ली थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस सर्वे पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के निरीक्षण के लिए सर्वे कमिश्नर नियुक्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में कोई सर्वे नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में केस की सुनवाई चलती रहेगी, लेकिन कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक रहेगी। 2024 के चुनावों में बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा होने की संभावना है। इस बीच अब संघ परिवार नौकरी की तलाश की परिभाषा को बदलने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। 2 सालों से इसमें स्वरोजगार पर ध्यान केंद्रित करना और उस रास्ते पर युवाओं को लाने की कोशिश शामिल है। अब स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक अश्विनी महाजन ने कहा है कि इस देश को आत्मनिर्भर बनाने और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हमें नौकरी खोजने की मानसिकता और कहानी को बदलना होगा। जवाहरलाल नेहरू की नीतियों के कारण लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागने लगे, फिर वैश्वीकरण के कारण लोग एमएनसीज में नौकरी के पीछे भागने लगे। लेकिन ये देखते हुए कि हर साल करोड़ों लोग नौकरी बाजार में आते हैं, ना तो सरकार और ना ही एमएनसीज इतनी नौकरियां दे सकती हैं। इससे निपटने का एकमात्र तरीका उद्यमियों को तैयार करना है। उन्होंने कहा कि भारत कभी उद्यमियों का देश था, हमें उस भारत का पुनर्निर्माण करना है और ये केवल बड़े पैमाने पर समाज के सहयोग से ही हो सकता है। लगभग 370 करोड़ रुपए के कथित कौशल विकास घोटाले में अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे रद्द करने की आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की मांग पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ की राय बटी हुई आई है। हालांकि अदालत ने एफआईआर को रद्द करने की नायडू की याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन फैसला बटा हुआ है। इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला त्रिवेदी की राय एक दूसरे से अलग रहने के कारण इसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के पास भेज दिया गया है। अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच करेगी। नायडू ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के 22 सितंबर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को रद्द करने से इनकार कर दिया था।
प्रधानमंत्री मोदी अपनी 2 दिवसीय केरल यात्रा के तहत मंगलवार 16 जनवरी को कोच्चि पहुंचेंगे। मोदी शाम 5 बजे कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड पहुंचेंगे। शाम को शहर में एक रोड शो में हिस्सा लेंगे। रोड शो करीब 1.5 किलोमीटर का होगा। पुलिस ने रोड शो के मार्ग पर लोहे के बैरिकेड लगा दिए हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं को शहर में पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। भाजपा राजस्थान में पहली बार एक नया प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए एक अलग सलाहकार टीम बनाने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा सीएम को विभिन्न मुद्दों पर सलाह देने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स बनाने जा रही है। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक अनुभवी नेताओं और रिटायर्ड अधिकारियों की टीम थिंक टैंक की तरह काम करेगी। इस टीम में कुल 8 मेंबर होंगे, जिसमें 3 राजनेता, 1 IAS और 1 IPS और 3 आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस टीम में भाजपा के कद्दावर नेता राजेंद्र राठौड़ बड़ी भूमिका निभाएंगे। बरेली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गौकशी करते हुए 3 गौरक्षकों को गिरफ्तार किया है, जबकि मामले में करणी सेना के जिला अध्यक्ष ठाकुर राहुल सिंह और उसका साथी फरार है। पुलिस ने करणी सेना के महानगर अध्यक्ष समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और ठाकुर राहुल सिंह की तलाश में दबिश दे रही है। अब इस मामले में समाजवादी पार्टी भी कूद गई है और ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। पुलिस की गिरफ्त में आए सभी करणी सेना के मेंबर हैं, जिनको पुलिस ने गौकशी करते हुए मुठभेड़ के दौरान रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये गैंग खुद गौकशी करता है और फिर अन्य लोगों को गौकशी में फंसाकर उनके खिलाफ मुकदमे लिखाता है और फिर उनसे रंगदारी वसूलता है। बीजेपी समर्थित करणी सेना का जिला अध्यक्ष ठाकुर राहुल सिंह अपने साथियों के साथ मिलकर गौकशी करवाता था। हालांकि करणी सेना की इस खबर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। भारत ने लिथियम की माइनिंग को लेकर अर्जेंटीना के साथ महत्वपूर्ण करार किया है। यह करार लिथियम की खोज और खनन को लेकर किया गया है। भारत ने अर्जेंटीना के साथ 5 लिथियम ब्राइम ब्लॉकों के अधिग्रहण के लिए डील की है और इस परियोजना की लागत करीब 200 करोड़ रुपए है। इस अवसर पर प्रहलाद जोशी ने कहा, यह भारत और अर्जेंटीना दोनों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। बता दें, लिथियम, जिसे सफेद सोना भी कहा जाता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए काफी अहम है। देश में जिस तरह से EV कारों की मांग बढ़ रही है, उसे देखते हुए यह करार काफी अहम बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आए एक और चीता की मौत हो गई है। इसका नाम शौर्य बताया गया है। मौत के कारणों की पुष्टि के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। बता दें, प्रोजेक्ट चीता के तहत सितंबर 2022 में 8 चीतों को नामीबिया से और 2023 की शुरुआत में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था। अब तक 10 चीतों की मौत हो चुकी है। आखिरी बार कूनो में चीता की मौत की खबर 2 अगस्त 2023 को आई थी। उसके 6 महीने बाद अब ये बुरी खबर आई है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में इजरायल के जासूसी मुख्यालय पर हमला किया। ईरानी सुरक्षा बल ने कहा कि उसने इस्लामिक स्टेट के ठिकाने पर सीरिया में भी हमला किया। इस घटनाक्रम से युद्ध का खतरा बढ़ गया है। ईरान ने कहा है कि वो आतंकी ठिकानों को खत्म करने के लिए अभी और हमले करेगा। अमेरिका ने ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की है। भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी से अपनी दावेदारी का कैंपेन वापस ले लिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार बिजनेसमैन रामास्वामी ने अपने शुरुआती कैंपेन के समय खूब सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन सोमवार को आयोवा कॉकस में सबसे कम वोट पाने के बाद उन्होंने अपना कैंपेन वापस लेने की घोषणा कर दी और कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए समर्थन करेंगे। ट्रंप ने आयोवा से कॉकस जीत लिया है, वहीं रॉन डेसेंटस दूसरे नंबर पर रहे। बता दें, अमेरिका में इसी साल राष्ट्रपति का चुनाव है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने दुनिया के 27वें नंबर के कजाकिस्तान के खिलाड़ी अलेक्जेंडर बुबलिक को हराकर पहली बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन के दूसरे राउंड में जगह बना ली है। साल 2021 में नागल को ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले राउंड में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली थी, लेकिन तब वो हार गए थे। सुमित नागल ने टूर्नामेंट के पहले राउंड में बुबलिक को 6-4, 6-2, 7-6 से हराया। इसे टेनिस की दुनिया का बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।